सो वेल हेलो व्हाट्सअप ओमेगा कज़न, आज के वीडियो में मैं तुम्हारे लिए कैसे सीरीज के कैसे डोंगो की सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर कि हमारे कोई इस वाले बंदे को एमसी के तौर पे दिखाई गई है, बट फिर बाद में जाकर ये वाला कैरेक्टर बन जाता है सबसे ज्यादा बैडस्ट द बैड गाइज ऑर्गेनाइजेशन के एम्परर। वो लगता है कि मैं तुम लोगों को इस डोंगो से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही आगे के स्पॉयलर्स दे चुका हूँ, बट एनीवेज हम लोगों ने पहले तो इस डोंगो के सीजन 1 को देखकर कंप्लीटली खत्म किया और फिर सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को भी देख लिया, जहाँ पर कि हम लोगों ने सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के अंदर इस डोंगो की कुछ नए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा था, जिनमें से तो दो सिर्फ किंग जुएन के ही बेटे थे। और सबसे पहला वाला को हमारे सामने घोस्ट किंग जुएन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था, और दूसरा वाला जो कि उसके बाप के मारने के बाद वो खुद राजगद्दी को हासिल कर किंग बनकर बैठा हुआ है, और वो अभी किसी भी तरह से लिजिंग जन को पकड़कर उसको खत्म करना चाहता है, जो कि हमारी सीरीज का मेन लीड कैरेक्टर है। और वो उसको पकड़ने के लिए ज़ेंग ज़िफेन जो कि हमारी सीरीज का सेकंड लीड कैरेक्टर है उसको पकड़कर बंदी बनाकर रखा है। और ये बात जैसे हमारे मेन कैरेक्टर लिजिंग जन को पता चलता है, वो बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे और उसको सेफली जाकर रेस्क्यू करके लेकर आएंगे। एंड यहाँ पे चलो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि सीजन 2 के सेकंड एपिसोड के अंदर होता क्या है। सो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लिजिंग जन अपने सारे दोस्तों के साथ भेस बदल कर लियांग आर्मी के कैंप के अंदर घुसने ही वाला था, और इतने पे यहाँ पर भेस बदल कर इनको 2 और बंदे देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर कि ये लोग यहाँ पर से डर के मारे भागने वाला था, बट तभी यहाँ पर इनको याद आता है कि ये तो वही 2 अगले वुमेन से जिनको कि हमारे सामने चिंग चेंग और चेंगो के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था सीजन 1 के अंदर ही। और फिर ये लोग यहाँ पर दोनों ही तरफ से एक साथ कहते कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आई हो ज़ेंग ज़िफेन को बचाने के लिए, क्यों, कहाँ पर है वो, क्या नहीं मिला अभी तक वो। लेकिन फिर तब भी यहाँ पर एक असली का गार्ड चलाते हैं जो कि कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इस समय पर यहाँ पर कर क्या रहे हो आखिरकार, जिसकी रिप्लाई में कि अपना भाई बोलते हैं कि हम तो बस नाइट शिफ्ट के लिए थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। बट ये बंदा तो यहाँ पर मानते नहीं है, बल्कि उल्टे इन लोग को खड़ा कर लाइन बाई लाइन इनका जांच करने लग जाता है। पर ये तो यहाँ पर चेंगो के जांच करते टाइम उसकी गलत जगह पर टच कर लेता है, जिससे कि चेंगो यहाँ पर काफी गुस्से में हल्क बस्टर वाले टाइप से धर इसको मार मार के पूरा बेहोशी कर देती है। फिर ये लोग यहाँ पर से थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, जहाँ पर की बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, जिनको की यहाँ पर अपना भाई थोड़ा सा मस्का लगाते हुए कहते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए इस कैंप के मेडिकल ऑफिस में से इस गर्मा गर्म सूप को बना कर लाया हो। जो सुनकर तो ये सभी बंदे यहाँ पर काफी खुशी के मारे ठूस ठूस कर सूप पीते हैं और फिर बाद में बेहोश भी हो जाते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर से कैंप के अंदर घुसते हैं, जहाँ पर इनको देखने को मिलता है कि उन लोगों ने तो यहाँ पर एक बंदे को काफी ब्रूटल तरीके से मारकर लटक कर रखा है, और ये यही बंदा होता है जिसको कि लास्ट एपिसोड के अंदर शाओकुई ने मारा था, बट इसका गला अभी तक थोड़ा सा के लिए टिका हुआ था, बट अभी वो भी नहीं रहता, जिसके साथ ही हमारे को यहाँ पर एक काफी आइकॉनिक सा ट्रांजिशन के साथ चेस गेम पर लाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक बंदे के साथ किंग ज़ुएन खेल रहा होता है, बट वो बंदा यहाँ पर हार जाता है और किंग ज़ुएन के लिए फेलियर वाज ऑलवेज डेथ। और साथ ही हम लोग यहाँ पर किंग ज़ुएन के सामने वाटर मैजिस्ट्रेट और फायर मैजिस्ट्रेट को भी देखते हैं, जिन दोनों से की ज़ुएन बोल रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमारे ज़ुएनमिंग सेक्ट के लिए लॉयल रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अब मेरे लिए काम करो, चलो अब तुम लोग ये अपनी नकाब उतर सकते हो। जो सुनते साथ ही ये लोग यहाँ पर अपने खतरनाक वाले सूट्स को खोलकर फेंक देता है, और इसी समय पर ही आसमान पर एक फायरवर्क्स दिखाई देता है, जो देखकर कि ज़ुएन बोलते हैं कि आखिरकार वो आ ही गया। और आखिर कौन आया है, वहीं पे हम लोग हमारे भाई को देखते हैं, जिन सारे लोगों को यहाँ पर बहुत सारे घात जाके घेर चुका था, बट अपना भाई तो यहाँ पर सभी के सभी घात को बस एक ही अटक से खत्म कर डालता है। पर फिर यहाँ पर चल जाती है शाओकुई, जो कि यहाँ पर आते साथ ही एक बहुत ही खतरनाक से अटैक अपने मेन कैरेक्टर पे चाल देता है, जो देखकर तो रॉक्सी फड़क से जाकर उसको बचा लेती है, बट उससे पहले इस अटैक की वजह से अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर घायल होकर बेहोश हो चुका था, और इस मोमेंट तक के ये सभी लोग यहाँ पर हर तरफ से घास के थ्रू घेरा जा चुका था। इसके साथ ही हमारे को यहाँ पर एक काफी खतरनाक से बड़ी लेवल की आर्मी के साथ किंग ज़ुएन की एंट्री होते हुए दिखाए जाते हैं, जिसके साथ कि यहाँ पर ज़ेंग ज़िफेन भी काफी घायल हालत पर ऑलमोस्ट मारने की कगार पर होती है, और यहाँ पर शाओकुई काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मिस्टर ज़ेंग ज़िफेन मेरे धागे से बंधे हुए हैं, जो कि है मेरी सबसे खतरनाक टेक्निक अंडरवर्ल्ड वाटर थ्रेड्स, अगर मैंने इससे उस पर थोड़ा सा भी जोर डाला ना तो उसके टुकड़े टुकड़े होकर रह जाएंगे। फिर ज़ुएन बोलते हैं कि मैं अपना बाजी फिर से जीत गया, तुम लोग मेरे घेरे में आ चुके हो, ये सारा कुछ मेरा ही प्लान था कि मैं ज़ेंग ज़िफेन को बंदी बना लूंगा, जहाँ पर कि तुम लोग उसे बचाने के लिए आओगे, जिसके बाद कि मैं खुद से ही लिजिंग जन को अपने लिए बंदी बना लूंगा। जो सारा कुछ सुनने के बाद लिंजू कहती कि तुम्हारे को बाजी खेलना बहुत ही पसंद है, लेकिन तुम्हारा बाजी खेलने का तरीका बहुत ही गलत है, पर चलो अब मैं तुम्हारे लिए एक सही तरह की बाजी लगा कर देखता हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। ज़ुएन बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मुझे बाजी खेलना तो बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, बताओ कि तुम्हारा बाजी क्या है। लिंजू कहती कि तुम्हारे सबसे ताकतवर बंदे को मेरे साथ आंख बंद करके लड़ने के लिए दो, अगर उसके पूरे 3 अटैक्स करने के बाद भी मैं सही से कर रही तो समझ लेने की मैं जीत जाऊंगी, और अगर मैं वाकई में जीत गई तो लिजिंग जन तुम्हारा होगा, तुम्हें तो बस ज़ेंग ज़िफेन और मेरे बाकी के दोस्तों के साथ मुझे यहाँ पर से निकलने के लिए छोड़ना होगा, और अगर मैं हार गई तो ना सिर्फ लिजिंग जन बल्कि हम सभी लोग भी तुम्हारे कब्जे में होंगे, तो सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जो सुन के तो ज़ुएन भी यहाँ पर एग्री होके कहते हैं कि क्यों नहीं शाओकुई जाकर उससे आंख बंद करके लड़ लो, और फिर हमारे को देखने को मिलता है कि एक तरफ शाओकुई अपनी आंख बंद करके लड़ने को तैयार होती है, तो दूसरी तरफ लिंजू भी, और फिर यही पर से शिफ्ट होकर हमारे को लुज़ाओ सिटी की तरफ दिखाई जाते हैं, जहाँ पर की वहाँ पर सभी लोग वॉर की तैयारी करने में लगे हुए थे, जहाँ पर की गुड लक के लिए ये लोग यहाँ पर अपने ही कुछ लोगों को आपस में भिड़वा देते हैं, जिनमें से तो आधे लोग बस वही मारे जाते हैं। अबे यार क्या ही पागल बनते हैं, सारे के सारे मेंटल लोग ही भरा भरा हुआ है इधर। खैर फिर हम लोग यहीं पे ज़ेंग ज़िफेन के 9th और 10th एंगल को भी देखते हैं, जो दोनों ही यहाँ पर ज़ेंग ज़िफेन के बाप के कहने पर ही यहाँ पर लिकनसू की मदद करने के लिए होता है, एंड फिर यही पर से हम लोग फिर से घूम
घूम फिर के आते हैं अपने मेन स्टोरी की तरफ, जहाँ पर की एक तरफ तो हम लोग देखते हैं कि शाओकुई यहाँ पर अपने किंग के ऑर्डर्स के लिए खुद की आंख बंद कर रेडी होकर खड़ी थी, बिकॉज उसे अपनी बस 3 अटक में से लिंजू को जान से मारना था। और वही पे लिंजू भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रेडी होकर खड़ी हुई थी, बिकॉज उसको भी किसी भी तरीके से उसके 3 अटैक्स जलने के बाद भी जिंदा खड़ी रहनी थी। और ये सारा कुछ आखिर ये किसके लिए कर रही है? ऑफ कोर्स अपने प्यार के लिए। जहाँ पर की फास्ट अटैक के तौर पे शाओकुई यहाँ पर अपने दो ड्रेस को एजानेटली यूज करके उस पर अटैक करती है, जिन्हें की लिंजू यहाँ पर बड़ी आसानी से अपने स्वॉर्ड के थ्रू ही रोक लेती है। पर ये अटैक तो ड्रेस के थ्रू किया गया था ना, जिसकी वजह से ये अटैक अभी तक कनेक्टेड होती है और शाओकुई यहाँ पर इसी अटैक को काफी तेजी से करने लगती है लिंजू के ऊपर। और इन्हें भी लिंजू यहाँ पर काफी डिफिकल्टी का सामना करते हुए बहुत ही तेजी के साथ इसकी हर एक अटैक्स को डॉज करते हुए जा रही थी। और यहाँ पर शाओकुई की हर एक अटैक यहाँ पर जितनी तेजी से हो रही थी उतनी तेजी से यहाँ पर लिंजू भी उसको डॉज करते हुए जा रही थी। एंड ऐसी एट द एंड के यहाँ पर लिंजू आखिर तक टिकी रहती है, बट शाओकुई की हर एक अटैक फेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शाओकुई की हर एक अटैक इतनी तेजी से की गई थी कि उन्हें बस डॉज करने से लिंजू के मुंह से खून निकल आ चुकी थी भाई। और फिर बारी आती है दूसरी अटैक की, जो कि करने के लिए शाओकुई यहाँ पर काफी खतरनाक वाली मूव में लिंजू की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि नोटिस करते साथ ही लिंजू भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ बढ़ा देती है, जो कि यहाँ पर शाओकुई भी नोटिस कर चुकी थी। और इससे बचने के लिए शाओकुई यहाँ पर लिंजू को एक जोर से पंच हिट करके उसके नीचे में से गुजर जाती है। और इतने जोर की हिट के बाद तो अब लिंजू के मुंह और नाक दोनों में से खून निकल रही थी, लेकिन स्टिल वो अभी तक डटी होती है और कहती कि एम्परर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन लेकिन मेरे सामने फीका पड़ गया। और वहीं पे हम लोग जिंग जिफेन को भी देखते हैं, जिसको कि अब थोड़ा थोड़ा करके होश आ रहा था। और ये सब देखते साथ ही जिंग जिफेन बोलते कि तुम आखिर ये सब कर क्यों रही हो? तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के आ चुका था? और ये सारा कुछ तो जिंग जिफेन अपनी आत्मा की हालत में ही बोले जा रहा था, पर लिंजू तो यहाँ पर उसके एक भी बातों पर ध्यान नहीं थी और कहती कि शाओकुई तुम्हारी आखिरी चल बची हुई है, चलो अब तीसरी चल भी चल दो। जो सुनकर शाओकुई कहती कि हाँ मैं तीसरे अटैक चलूंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हारे पर नहीं। और ऐसा कहते साथ ही जिंग जिफेन पर यह काफी खतरनाक सा जानलेवा हमला बोल देता है, जिससे कि रोकने के लिए लिंजू यहाँ पर खुद से आगे बढ़ती हुई अपने यहाँ पर खुद के दिल पर ले लेती है इस अटैक को। और फिर शाओकुई यहाँ पर जैसे अपनी आंखों के पट्टे हटाते उसको तो देखने को मिलता है कि लिंजू यहाँ पर अभी तक डटी हुई है, जो देखकर तब शाओकुई की यहाँ पर बुरी तरीके से अटक चुकी थी और वो काफी गुस्से के साथ किसी पैर लेकर उस पर दक देती है। लेकिन लिंजू तो यहाँ पर इसको रोकती भी नहीं है, सीधा अपने कंधे से लेकर इसको जमीन में गाड़ देती है और काफी स्वैग के साथ कहती कि बच्ची ये तेरी चौथी अटक थी, चल कोई ना, तू तो अभी तक एक बच्ची है ना, इसलिए मेरी तरफ से इसको अपने लिए एक तोहफा समझ कर ही रख ले। जो सुनकर तो शाओकुई यहाँ पर फिर से भाग जाती है और काफी गुस्से के साथ उस पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर जूजन उसको रोकते हुए बोलते कि मैं एक मर्द और एक मर्द कभी भी अपने दी हुई जबानों से पीछे नहीं हटता। और ऐसा कहते हुए ये पर जिंग जिफेन को छोड़ते हुए बोलते कि इस बार तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन याद रखना कि अगर अगली बार हम लोग मिले तो वही तुम्हारी मेरे साथ आखिरी मुलाकात होने वाली है, अब निकलो यहाँ पर से। एंड यही पे जिंग जिफेन काफी तुम्हारी हालत पर बहुत ही धीरे धीरे से चलते हुए लिंजू के सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पर क्या हमारे को यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों ने यहाँ पर आखिर क्या कुछ सफर किया है। अगर एक यहाँ पर खून से लथपथ था तो दूसरी यहाँ पर आंसू से डूबी हुई थी, पर फिर भी ये लोग यहाँ पर से किस तरीके से निकल आते हैं। और उनकी यहाँ पर से जाने के बाद जूजन शाओकुई से बोलता है कि मुझे हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हार गया, तुम मेरे को आगे बाद में मिलना, मुझे तुम्हें पनिश करना होगा। और फिर यही पर से हमारे को एक बंदे को दिखाए जाते हैं, जो कि एक व्हील चेयर पर बैठ के अपने पॉट्स के थ्रू चेस गेम खेल रहा होता है। और यही पे कॉनरेड नाम की एक लड़की के उन्हें ग्रेड करते हुए कहती कि फादर, और ये बंदा बोलता है कि तुम्हारे को ड्रैगन स्वॉर्ड मिला कि नहीं? कॉनरेड कहती कि हाँ मिला तो है, लेकिन वेंताओ को अभी तक लीचिंग फैंग्स के कवर नहीं मिला। जो सुनकर तो ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं, उसे मेरे लिए इस चीज को काफी धीरे धीरे से ढूंढने के लिए छोड़ दो, और साथ ही लिकन्सू पर भी नजर रखना, अगर वो मेरे आपस से बाहर हो जाए तो फिर तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना होगा। जो सब सुनकर कॉनरेड कहती कि जैसा आपका है फादर, और ऐसा कहने के बाद ही ये पर से निकल जाती है। इसके बाद की ये बंदा यहाँ पर अपने बॉस के थ्रू चेस खेलते हुए बोल रहा था कि यह पूरा का पूरा दुनिया ही मेरे लिए बस एक चेस गेम की तरह ही है, लेकिन फर्क तो बस इतना है कि वहाँ पर गोटियां होते हैं और असलियत पे लोग। और ऐसा कहते हुए ये पर सारे के सारे गोटियां को तोड़ देता है। और फिर यही पर से हम लोग फिर से आते हैं किंग जूजन की तरफ, जहाँ पर कि वो शाओकुई को पनिश कर रहे होते हैं और वो भी डॉगी स्टाइल से मर कर, और बोलते हैं कि मेरे माँ ने बोला था कि अगर किसी से गलती होती है तो उसको मारना चाहिए ताकि अगली बार से गलती ना हो। लेकिन हालांकि मैं हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आखिरकार लीजिंग जन मेरा हाथ लग चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो फ्यूचर में उसी के थ्रू ही मैं ड्रैगन ट्रेजर्स को हासिल कर सकता हूँ। और एक तरफ से देखा जाए तो जैसा कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है, इसलिए आज से मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगा। और तभी यहाँ पर उसके खुशी पे पानी भरने के लिए गाड़ा के बोलते कि योर हाइनेस लीजिंग जन नकली है। और सच्ची में यहाँ पर डर के मारे ऐसे ही बोल रहा था, जो सुनकर तो जूजन भी काफी गुस्से के मारे चिल्लाने लगता है। और फिर यही पर से हमारे को दिखाई जाते हैं हुचेंग, ज्वांगलिंग और घोस्ट किंग जुएन को, जो लोग की यहाँ पर एक पहाड़ी जगह पर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता, पूरा का पूरा जगह आसपास का खाली होता है। पर फिर जैसे ही यहाँ पर जूजन एक इनविजिबल बैरियर को तोड़ता है, यहाँ पर सभी लोग दिखने लगते हैं। और यहाँ पर होता है ग्रैंडमा मेंग जुआनमिंग सेक्ट के सारे सर्वेंट्स को लेकर, जहाँ पर की ग्रैंडमा मेंग को कहती कि घोस्ट किंग जुएन तुम यहाँ पर करके रहे और तुम्हारे साथ ये दोनों के दोनों तुच्छ इंसान आखिर करके रहे हैं। जो सुनकर तो हुचेंग और ज्वांगलिंग कहती कि घोस्ट किंग यहाँ पर खुद से यहाँ पर आया ताकि वो तुम्हारे पास में से उनके लिए ज्वांगमिंग सेक्ट को वापस ले सके। और ये सुनकर तो मेंगबो कहती कि ये तो इसी पर डिसाइड होगा कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है, सभी लोग इसको पकड़ लो। पर घोस्ट किंग जुएन यहाँ पर बोल देते कि जो कोई भी मेरे रास्ते में आने वाला है उसको मैं खुद अपने हाथों से ही मारूंगा।
था, जो सुनकर तो यहाँ पर कोई से भी लोग हित्तू से भी नहीं हिलता और अब तो सिर्फ मेंगपो ही बची होती है, जो कि यहाँ पर अपनी झाड़ी निकलकर उसके साथ भिड़ जाती है। यहाँ पर की मेंगपो घोस्ट किंग जुएन के साथ काफी देर तक लड़ने के बाद यहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक के मर के यहाँ पर अपनी झाड़ी छोड़कर ही भाग के चली जाती है, जो देखकर तो घोस्ट किंग जुएन यहाँ पर काफी जोर जोर से हंस रहा था। इसके बाद कि हम लोग फाइनली आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पर कि हम लोग देखते कि लिंजू यहाँ पर धीरे धीरे से अपनी आंख खोल रही थी एंड लिंजू यहाँ पर वॉश में आते साथ कहने लगती कि ज़ेंग ज़िवन का पर उसकी हालत क्या है, पर तभी यहाँ पर रॉक्सी भागते हुए कहने लगती कि ज़ेंग ज़िवन की कंडीशन सच में बहुत ही खराब है, उसके सांसें भी शायद से बस कुछ ही देर में रुकने वाला है। जो कि सुनते साथ ही ये दोनों ही यहाँ पर ज़ेंग ज़िवन के पास भागते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर कि म्याओ चेंग कह रहे थे कि पॉइजन तो उसके दिल के अंदर तक घुस चुके हैं, अब अगर कुछ भी करने में जरा सा भी देर हुआ तो वो मारा भी जा सकता है। और पीछे की तरफ से जुआनजिंग भी यही कह रही थी कि आखिरकार मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि इसने किस तरीके से खुद को अब तक सर्वाइव करके रखा है। और वही पे ये सब सुनकर तो लिंजू की आंखों से आंसू रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी, जो देखकर म्याओ चेंग कहती कि शायद से अभी तक कुछ किया जा सकता है और अगर कोई है जो कि कुछ कर सकते तो वो हमारे बीच में ही है और वो है मिस्टर ली। जो सुनकर अपना भाई भी कहते कि हाँ क्यों नहीं, ये तो मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही तो हूँ जो कि अपने मास्टर के पास में से एल्केमी और मेडिकल सीख कर ही भरा हुआ हूँ और ऊपर से मैं बचपन से इन सब में माहिर जो रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बस ये जानना होगा कि उसे आखिर किस तरह की जहर दिया गया है। जो सुनकर म्याओ चेंग कहती कि ये वही पॉइजन है जो कि मिस लिंजू को भी दिया गया था और वही है जुआनमिंग सेट के कोल्ड पॉइजन। अपना भाई तो बोलते कि कोल्ड पॉइजन है, लेकिन आखिरकार जुआनमिंग सेट के साथ उन लोगों का रिश्ता क्या हो सकता है। म्याओ चेंग कहती कि हम लोग इन सब चीजों के बारे में बाद में बातचीत नहीं कर सकते, अभी के लिए तो मिस्टर ज़ेंग ज़िवन की ट्रीटमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपना भाई बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, ज़ेंग ज़िवन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और लिंजू का पार्टनर भी, इसीलिए ये तो मेरा फर्ज बनता है ना। और अब तुम लोग ज्यादा फिक्र मत करो, ये तो मैं अपनी आंख बंद करके ही कर लूंगा, जैसे कि मैंने लिंजू के साथ भी किया था, ये तो मेरे लिए एक बच्चों का खेल है बस। और तभी यहाँ पर इसको अचानक से एक झटका लगता है और वो बोलते कि रुको कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना। फिर ये यहाँ पर ज़ेंग ज़िवन को अपने साथ बाथटब में इमेजिन करने लगते हैं, जहाँ पर ज़ेंग ज़िवन उस पर टूट पड़ा हुआ था। इसके बाद कि हम लोग इसको सीधा देखते हैं लिंजू के पैर पर, जहाँ पर कि वो उसके सामने गिर गया तो बोलने लगता कि देख बहन तू मेरे साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो तो साला एक नंबर का कमीना है, वो तो जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर ही मेरा पूरा इज्जत लूट के रख देगा। पर इसकी कोई सी भी बात यहाँ पर कोई तो सुनते नहीं, बल्कि उल्टे इसको पकड़ कर पूरी तरीके से नंगा कर ज़ेंग ज़िवन के साथ बाथटब के अंदर घुसा देता है, जहाँ पर कि अपने भाई के साथ भी वही होता है जिसकी कि उससे डर लग रहा था। जहाँ पर कि ज़ेंग ज़िवन थोड़ा सा होश में आते साथ ही अपने भाई को लिंजू समझकर उस पर टूट पड़ता है, जो देखकर तो लिंजू काफी गुस्से के साथ अंदर आते हुए कहते कि ज़ेंग ज़िवन बहन करोड़े नोटे हो रहा है क्या। जो सुनते साथ ही यहाँ पर सीधा खड़ा हो जाता है और इसका केला झूलते हुए सभी को दिख जाता है। और इन दोनों की हालत देखो तुम लोग जरा, एक बार खून निकल रही है, मानो को जैसे कि सदमे में चला गई हो। इवन दो ये दोनों ही यहाँ पर एक साथ यही कहते हुए जा रहे थे कि सब कुछ दिख गया, सब कुछ दिख गया, बट इन सबसे तो इन लोगों को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लोग मस्त चिल मार के अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं, अपने भाई का म्याओ चेंग, जुआनजिंग और रॉक्सी और वही पहले जो ज़ेंग ज़िवन के। जिसके बाद क्या अपना भाई इन लोगों से कहते कि तुम लोग यहाँ पर से जाओ, मुझे इन दोनों से काफी अकेले में बात करना है। और उन लोगों के यहाँ पर जाने के बाद अपना भाई लिंजू और ज़ेंग ज़िवन से कहते कि तुम लोग कुछ भी उल्टे सीधे हरकत करने से पहले खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, ठीक है, क्योंकि तुम दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए पहले ठीक हो जाओ, फिर जो भी करना है वो कर लेना। एंड इसी तरह कुछ सुनने के बाद लिंजू यहाँ पर ज़ेंग ज़िवन को थोड़ा सा धक्का देकर कुछ इशारा करती है, जो कि समझकर यहाँ पर ज़ेंग ज़िवन बोलता है कि ब्रदरली मुझे माफ कर देना, पहले तुम्हारे को गलत समझने के लिए और मेरा जान बचाने के लिए भी तुम्हारा शुक्रिया। जो सब सुनकर अपना भाई बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन तुम लोग अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। और फिर अपने भाई के यहाँ पर जाने के बाद ज़ेंग ज़िवन लिंजू को हक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर लिंजू तो यहाँ पर ज़ेंग ज़िवन को रोकते हुए कहती कि उसने अभी भी यहाँ पर से क्या क्या खुद को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। ज़ेंग ज़िवन बोलते हैं कि लेकिन हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और मैंने तुम्हें सच में बहुत ही मिस किया है। जो सुन के लिंजू यहाँ पर अपने होठों से किस लेकर अपने उंगली के थ्रू उसके मुंह पे लगा देती है, जिससे कि अपना लोंडा भी खुश हो जाता है। इसके बाद कि हमारे को यही पर से एक मेले के अंदर की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे कैरेक्टर्स तो यहाँ पर घूमने के लिए आया होता है, जहाँ पर कि अपने भाई को एक चीज काफी पसंद आ जाता है, जिसके लिए कि वो यहाँ पर रॉक्सी को बोलने लगता है। और वहीं पे हम लोग रॉक्सी को देखते हैं जो कि यहाँ पर छुपते छुपाते पिजन के थ्रू कहीं पर तो मैसेज भेज रही थी। फिर जैसे ही रॉक्सी यहाँ पर अपने भाई का बुलावा सुन के उसके तरफ जाते हैं, वहाँ पर उसके हाथ पर देखने को मिलता है कि एक छोटे बच्चे का खिलौना है, जो कि देखते साथ ही यहाँ पर रॉक्सी को अपने फ्लैशबैक याद रखने लगते हैं कि आखिर किस तरीके से उसने कुछ इस तरह के माहौल के अंदर ही अपने माँ बाप को खो दिया था। और यही पे अपना भाई उसको बोल रहा था कि तुम उदास क्यों, आखिर हुआ क्या है, जिसके रिप्लाई में रॉक्सी कहती थी कि कुछ नहीं, बस मेरे कुछ पुराने मोमेंट्स याद आ चुके, जहाँ पर कुछ इस तरह के माहौल के अंदर ही मैंने अपने माँ बाप के साथ साथ सारा कुछ खो दिया था। जो कि सुनते साथ ही अपना भाई यहाँ पर रॉक्सी को गले से लगाते हुए कहते कि नहीं, तुमने अभी तक अपना सारा कुछ नहीं खोया है, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। एंड ये सुनकर तो रॉक्सी भी यहाँ पर मन ही मन थोड़ा सा इमोशन हो गई थी। फिर यही पे आसमान की तरफ हमारे को फायरवर्क्स होते हुए दिखाई जाते हैं, जहाँ पर कि हमारे को देखने को मिलता है इन दोनों के बीच एक काफी खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा मोमेंट है, जहाँ पर कि ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। पर तब भी यहाँ पर हमारे को आसमान की तरफ से एक और आग के गोले को जाते हुए दिखाया जाता है, जिस देख करके यहाँ पर सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये भी जैसे फायरवर्क का एक हिस्सा होगा। लेकिन फिर यहाँ पर जो कांड होता है ना, वो देखकर तो एकदम से सभी लोग दंग से रह जाता है, क्योंकि ये जहाँ पर गिरता है ना, वहाँ का हर एक चीज मिट्टी में मिलकर रह जाता है। जिसके साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। और हाँ, मैंने ये वाला एपिसोड काफी लेट हो गया अपलोड किया है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा लंबा भी खींच दिया है। और इसी के साथ मैंने बार बार रेवल सीरीज को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने देखा कि हाल ही में कोई और भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि उसको शायद से मेरे को ड्रॉप करके रख देना चाहिए। लेकिन सिर्फ तुमसे पूछने के बाद ही तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या मुझे इस सीरीज के साथ साथ उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। वो तो अब तुम्हारे कमेंट पर ही डिपेंड करता है। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हारे को अगले किसी एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए
लिए बाय बाय।